कहानी का पार्ट 1। यह 2020 की सबसे डरावनी और निराशाजनक मॉन्स्टर हॉरर फिल्म है और शायद इकलौती ऐसी फिल्म जो गहरे समुद्र के डर और थुलू स्टाइल रहस्यमयी प्राचीन दानवों को एक साथ जोड़ती है। समुद्र की गहराई में 11,000 मीटर नीचे स्थित मारियाना ट्रेंच के अंदर ऐसे भयानक राक्षस छिपे हुए हैं, यह सोचकर ही डर लगता है। चेतावनी, यह फिल्म बेहद घुटन भरी और दबाव वाली है, इसलिए क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद जगह का डर या डीप सी फोबिया वाले लोग इसे अकेले न देखें। कहानी भविष्य में घटित होती है, जहां इंसानों की तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वे 10,000 मीटर से भी गहरे समुद्र में संसाधनों का खनन कर सकते हैं। TNN इंडस्ट्री ग्रुप के अधीन एक केपलर अंडरवाटर स्टेशन धरती के सबसे गहरे हिस्से मारियाना ट्रेंच में बना हुआ है। यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और माहौल बेहद दबाव और घुटन से भरा होता है। इस स्टेशन पर काम करने वाली मैकेनिकल इंजीनियर जेन कई महीनों से लगातार यहाँ काम कर रही है, लेकिन एक दिन उसकी यह नीरस जिंदगी अचानक बदल जाती है। जेन जैसे ही नहाकर बाहर आती है, वह देखती है कि स्टेशन की छत से समुद्री पानी रिसने लगा है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है, लेकिन प्रतिक्रिया करने से पहले ही तेज दबाव के साथ पानी अंदर घुसने लगता है। जेन तुरंत सेफ्टी चैम्बर आइसोलेशन कैप्सूल की तरफ भागती है और अपने साथियों को चिल्लाकर जल्दी भागने के लिए कहती है, लेकिन हादसा इतना अचानक होता है कि सिर्फ श्याओ हेई नाम का एक साथी ही उसके साथ पहुंच पाता है। जब वे दोनों दरवाजा बंद करने वाले होते हैं, तभी बाकी दो साथी दूर से भागते हुए नजर आते हैं, लेकिन तब तक दबाव इतना बढ़ चुका होता है कि पूरा कॉरिडोर मुड़ने लगता है और पानी हाई प्रेशर गन की तरह अंदर घुसता है। जेन समझ जाती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, उसे एक बहुत ही कठिन फैसला लेना पड़ता है। अचानक आए प्रेशर डिफरेंस से एक जबरदस्त शॉकवेव बनती है, जो दोनों को सैकड़ों मीटर दूर फेंक देती है। खुशकिस्मती से उन्हें सिर्फ हल्की चोटें आती हैं, लेकिन असली खतरा अभी शुरू हुआ है। सिस्टम की आवाज बताती है कि स्टेशन की संरचना बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और जल्द ही यह पूरी तरह ढह जाएगा। साथ ही कम्युनिकेशन सिस्टम भी फेल हो चुका है, जिससे वे मदद का पार्ट 3। वो लोग पैदल चलकर लुओ बाके वर्क स्टेशन तक पहुँचने वेल्दा, लेकिन जैसे ही उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ी थोड़ी दूर आगे बढ़ी, उन्होंने देखा कि रास्ते में पानी भर चुका है। गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए सबको मजबूरन पैदल ही चलना पड़ा। रास्ते में अचानक एक बड़ा सा मलबा उनका रास्ता रोक लेता है। अजेन तुरंत डाइविंग सूट पहनकर आगे जाकर रास्ता चेक करने का फैसला करता है। नीचे एक छोटा सा पैसेज मिलता है, जिसे वो सेफली दूसरी तरफ पहुंच जाता है। जब वो कंफर्म करता है कि रास्ता सेफ है, तो बाकी लोग भी उसके पीछे आने लगते हैं, लेकिन जब कली घुंघराले बाल वाला की बारी आती है, तो उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। यूज तुरंत खतरा महसूस होता है और वो जल्दी से पानी में डाइव कर लेता है। मुश्किल से टीम की मदद से वो आगे बढ़ने ही वाला होता है कि अचानक कोई चीज यूज वापस खींच लेती है। एक दरवनी ताकत उसकी टांग को छीयर देती है और उसका हेलमेट खून से भर जाता है। कली वहीं पर मर जाता है। ये साफ था कि फिर से कोई अनजान खतरनाक मॉन्स्टर उन पर हमला कर रहा था। बाकी लोग एक पाल भी रुकने की हिम्मत नहीं करते और सीधा रेस्ट कैबिन की तरफ भागते हैं। एक और साथी को खोने के बाद सब लोगों में डर और घबराहट और भी बढ़ जाती है, लेकिन ऑक्सीजन लेने के बाद उन्हें फिर से लुओ बाके वर्क स्टेशन की तरफ बढ़ना पड़ता है। चारों तरफ गहरा अंधेरा है, जहाँ कुछ भी क्लियरली नजर नहीं आता। किसी भी वक्त वो अनजान मॉन्स्टर सामने आ सकता है। ऐसे माहौल में रहना ही सांस रोकदीन जैसा लगता है। और फिर वही होता है जिसका डर था। एक मॉन्स्टर अचानक उनके सामने से तेज रफ्तार से गुजरता है और फिर गायब हो जाता है। सब लोग रिएक्ट भी नहीं कर पाते कि WEI को कोई खींच कर ले जाता है। जब तक वो समझते, मॉन्स्टर यूज एक गुफा के अंदर ले जा चुका होता है। बचे टीन लॉक तुरंत उसके पीछे भागते हैं। टीम लीडर बिना सोचे समझे गुफा में डाइव करता है। खुशकिस्मती से AWEI जिंदा होता है, लेकिन जैसे ही वो यूज भी। कहानी का पार्ट 4। धमाके की चपेट में आकर अजीन सीधे समुद्र की गहराई में जा गिरा। किस्मत अच्छी थी कि वो फिर से मौत के मुंह से बच निकला, लेकिन उसे अपने साथियों का कहीं कोई निशान नहीं मिला। वो पागलों की तरह शाओमी का नाम पुकारता रहा, मगर जवाब में सिर्फ डरावनी खामोशी ही मिली। कमजोर रोशनी के सहारे अजीन इधर उधर भटकता रहा और अचानक टकराते टकराते एक छोड़े हुए ड्रिलिंग स्टेशन तक पहुंच गया, जहां उसे कुछ देर के लिए राहत मिली। अपने टूटते हुए हौसले को संभालने के बाद उसे वहां एक बिल्कुल नया डाइविंग सूट और एक सिग्नल गन मिली। इन चीजों से उसमें फिर से उम्मीद जाग उठी और वो दोबारा खतरनाक गहरे समुद्र में निकल पड़ा। अजीन अपने साथियों को पुकारते हुए रोबैक वर्क स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही दूर जाने पर उसे सामने हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उत्साह के साथ पास जाकर देखा तो सच में शाओमी घायल आवी को सहारा देकर मुश्किल से आगे बढ़ रही थी। अजीन तुरंत उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन शाओमी ने उसे कोई राक्षस समझ लिया और घबराकर आगे भागने लगी। आखिरकार अजीन ने उसे पकड़ लिया। जब शाओमी ने ध्यान से उसका चेहरा देखा, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। फिर दोनों मिलकर आवी को सहारा देते हुए आगे बढ़ने लगे। कड़ी मेहनत के बाद वे आखिरकार रोबैक वर्क स्टेशन पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे
पहुंची। सामने का नजारा देखकर दंग रह गई। पूरा रास्ता अनगिनत राक्षसों से भरा हुआ था। हालांकि वे सभी सोए हुए लग रही थी। मजबूरी में दोनों ने हिम्मत करके बहुत सावधानी से उनके बीच से गुजरना शुरू किया। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन बीच में पहुंचती ही शाओमी के डाइविंग सूट में ऑक्सीजन की कमी का अलार्म बज उठा, जिससे एक राक्षस जाग गया। उसने तुरंत पीछे चल रहे अजीम को पकड़ लिया और उस पर बुरी तरह हमला करने लगा। आखिर में उसने अपना मुंह खोलकर अजीम को उसकी डाइविंग सूट समेत निकल लिया। नाजुक वक्त पर सिग्नल गन काम आई। अजीम ने ट्रिगर दबाया और एक ही गोली में राक्षस के शरीर को चीर दिया। वो किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन उसे कुछ अजीब लगा। बाकी राक्षसों ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि किसी विशाल चीज के पीछे पीछे गायब हो गए। अजीम ने दूर देखा तो एक बहुत बड़ा साया वर्क स्टेशन के ऊपर मंडरा रहा था। उसने अपनी आखिरी फ्लेयर चलाई और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। वो एक असीमित आकार का गहरी समुद्र का दैत्य था। सिर्फ उसका सिर ही पूरे वर्क स्टेशन को ढक रहा था। तब उसे समझ आया कि छोटे राक्षस उसी की बच्ची थी। अजीम को खतरे का एहसास हुआ और वो तुरंत वर्क स्टेशन की ओर भागा, लेकिन उस दैत्य ने बस एक हल्का सा वार किया और वो परमाणु बम जैसी भयानक विस्फोट में बदल गया। अजीम फिर से उसकी चपेट में आकर उछल गया। ठीक उसी वक्त शाओमी समय पर पहुंच गई और उसे सुरक्षित वर्क स्टेशन के अंदर ले आई। तीनों एक दूसरे का सहारा लेकर भागते हुए एस्केप पोड की तरफ बढ़ने लगी। आगे जारी रहेगा। कहानी का लास्ट पार्ट शुरू हो चुका था और ये जगह बहुत जल्द ढहने वाली थी। किसी तरह वे लोग बचाव कैप्सूल तक पहुंचे, लेकिन वहां जाकर पता चला कि केवल 2 ही सही हालत में काम कर रहे हैं। अजेन ने ये बात किसी को नहीं बताई और चुपचाप जीने का मौका शाओमी और आवे को दे दिया। अनजान आवे सीधे ही एस्केप कैप्सूल में चला गया, लेकिन शाओमी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। समझाने का समय नहीं था, इसलिए अजेन ने उसे जबरदस्ती अंदर धकेल दिया और कहा कि वो जरूर जिंदा रहे और बाहर जाकर नई जिंदगी शुरू करे। दोनों को भेजने के बाद अजेन अकेले वहीं बैठ गया और चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी जब उसे लगा कि सब खत्म हो चुका है, उसने देखा कि वो खतरनाक जीव दिशा बदलकर अपने पूरे झुंड के साथ एस्केप कैप्सूल का पीछा कर रहा है। ये समझते ही कि अगर ऐसा चलता रहा तो दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी, अजेन ने एक और साहसी फैसला लिया। उसने तय किया कि वो न केवल अपने साथियों को बचाएगा, बल्कि उस राक्षस के साथ खुद भी खत्म हो जाएगा। उसने तुरंत वर्क स्टेशन का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम चालू कर दिया। फिल्म के अंत में आवे और शाओमी सुरक्षित बच जाते हैं, लेकिन तियानन इंडस्ट्रियल ग्रुप सच्चाई को दुनिया से छिपा लेता है और इसे सिर्फ एक दुर्घटना बता देता है। इतना ही नहीं, वे लोग फिर से मारियाना ट्रेंच में खोज